कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, बीटी यूपी सिक्स्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। उसके हम यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 का नाम है मोशन एनालिसिस। मैं आप सभी को बता दूं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, लेकिन मोशन एनालिसिस थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ समझ में आएगा। तो ईजिली आप लोगों को समझाने वाला हूं वन शॉट वीडियो, जैसा कि अब तक 3 यूनिट का लेकर के आ चुका हूं। इसी तरीके से यूनिट नंबर 4 का है और यूनिट नंबर 5 का आप सभी को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यूनिट नंबर 5 तक प्रोवाइड कर पाऊंगा क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। आपको इतना पढ़ लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एप्लीकेशन को भाई डाउनलोड करो, क्योंकि यहाँ पे PYQ मिलेगा, लेक्चर, नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। तो डेफिनेटली आप सभी मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और इसके साथ साथ आप सभी के लिए जो लेक्चर अरेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 के अंदर वर्क से रिलेटेड स्टडी को पढ़ा, यूनिट नंबर 3 में मेथड स्टडी को पढ़ा। यानी जो आपने काम किया उसकी पहले आपने स्टडी करी, फिर काम करने की मेथड की स्टडी करी। अब आपने मेथड की स्टडी तो कर ली, अब जो आपके पास मेथड आ गया काम करने का, उसके अंतर्गत होता है मोशन। मोशन करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल या मशीन तक ले जाने में जो भी गति करते हैं हम, वो होती है मोशन। क्या होती है? मोशन, यानी वो गति होती है। आपके ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो भी एक तरीके का मोशन होता है। अब हम मोशन की एनालिसिस करने जा रहे हैं, अर्थात हमको वो मोशन देखना है जिसमें हमारा कम से कम एफर्ट लगे, कम से कम टाइम लगे। तो उसकी एनालिसिस का इस चैप्टर के अंदर अध्ययन होगा। तो आइए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि आखिर ये हमारा मोशन एनालिसिस क्या है। तो उत्पादन हेतु प्रयोग की जा रही मशीनों, यंत्रों और श्रमिकों की गतिविधियों का अध्ययन करके उनमें से अनावश्यक गतियों को दूर करना, कार्यकारी विधि को प्रभावी, सरल तथा क्रमबद्ध करना ही गति अध्ययन कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी मशीनें यूज की जा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी हमारे यंत्र यूज किए जा रहे हैं, जो भी हमारे लेबर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी हमने क्या करी? मेथड्स, उनके हमने गतिविधियों को क्या किया? अध्ययन कर गया। ठीक है, उनके गतिविधियों का, उनके मेथड्स को अध्ययन किया। फिर उनमें से जो अनावश्यक गतियां थी, यानी अनावश्यक कोई इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, यानी आपका मशीन अगर एक साथ लगी रहे तो हो सकता है कि एक बार में ही सारी मशीन के पास पहुंच जाए। आपकी मशीन अलग अलग रहेगी तो हो सकता है 4 बार में अलग अलग जाना पड़े। तो इस अनावश्यक गति को हम क्या करते हैं? एक प्रभावी, सरल और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। इसे हम कहते हैं मोशन एनालिसिस, यानी गति का अध्ययन। ठीक है, मोशन स्टडी। इसमें समय की बचत होती है, कार्य इजी हो जाता है और श्रमिक की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। अब ये बताओ मेरे दोस्तों, अगर कोई चीज़ कम दूरी तय करके होगी तो समय तो कम लगेगा, और जब अगर काम में समय कम लग रहा है तो काम तो सरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और श्रमिक की इफिशियंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया मोशन एनालिसिस। अब आता है ह्यूमन मोशन एनालिसिस। इसके हमारे 3 तरीके के टाइप्स हमने डिसाइड कर लिए। ह्यूमन एक्टिविटी, पहले हमने ह्यूमन की एक्टिविटी को जाना, फिर ह्यूमन की मोशन की ट्रैकिंग करी कि ह्यूमन चल कैसे रहा है, और फिर एनालिसिस ऑफ बॉडी ऑफ मूवमेंट, यानी आप किसी काम को अगर एक हाथ से कर रहे हो तो हो सकता है ज़्यादा थक रहे हो, दोनों हाथ से आप कर रहे हो तो हो सकता है कम थक रहे हो, या हो सकता है किसी काम को 2 हाथों में करने में ज़्यादा थकाई हो रही हो। तो उस चीज़ का एनालिसिस करना हमारा ह्यूमन मोशन एनालिसिस के अंतर्गत आता है। अब टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मोशन इकोनॉमी को समझने से पहले आपको इसको ठेठ भाषा में समझना पड़ेगा। ठीक है,
ठेठ भाषा में समझोगे तो बड़ा अच्छा आएगा मज़ा। तो ठेठ भाषा में यही है मेरे दोस्तों, मोशन, यानी जो हम काम कर रहे हैं उसकी गति। ठीक है, अगर हम अपने मोशन को क्या करें, इस तरीके से करें कि हमारा काम कम समय में हो जाए और अधिक अच्छी तरीके से हो जाए और हमको कम थकान भी हो, कम समय में हो, कुशल तरीके से हो, कम थकान भी हो, तो वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है मोशन इकोनॉमी प्रिंसिपल। सुगम अंग संचालन एवं गति की खोज में गिलब्रेथ और प्रोफेसर बार्नेस ने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न गतियों की सूची बनाकर उसे मानव गति मितव्यता, ठीक है, मोशन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप मोशन को इस तरीके से करें कि आपका पैसा बचे। इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, मोशन का मतलब होता है गति। यानी आप अगर अपनी गति को इस तरीके से मेंटेन करें कि हमारा कम समय में काम हो जाएगा तो उसमें पैसा बचेगा, तो इस सिद्धांत को मोशन इकोनॉमी का नाम दिया गया। गिलब्रेथ ने क्या किया, 20 सिद्धांत दिए जिन्हें मेनार्ड ने 5 सूत्रों में लिपिबद्ध किया। ठीक है, तो मोशन इकोनॉमी का मतलब समझ गए आप लोग कि आप अपने पैसा को बचा रहे हैं किस तरीके से, समय को कम खर्च करके, और आप क्या नाम है, कॉस्ट को कम करके। मतलब कॉस्ट तो कम ही हो रहा है, समय हमको कम करना है, थकान को कम करना है और काम को अधिक कुशल तरीके से करना है। तो 5 सूत्र में विभाजित किया, क्या क्या है वो, कि गतियां साइमल्टेनियस होनी चाहिए। यानी जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो दोनों आपके हाथ क्या होते हैं, साइमल्टेनियस रनिंग कर रहे होते हैं, तो ये बात हो गई साइमल्टेनियस। यानी अगर कोई आप काम कर रहे हो तो दोनों हाथ का एक साथ काम होना चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिकल होनी चाहिए, दोनों एक समय पर एक जगह पर आनी चाहिए। जैसे कोई ऐसे काम कर रहे हो जहाँ पे दोनों हाथ का एक जगह पर आना है लेकिन अलग अलग जगह से सामान को उठा रहे हो, तो गतियाँ सिमेट्रिकल होनी चाहिए। और प्राकृतिक होनी चाहिए, नेचुरल हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट तक स्पीड को बढ़ा दिए उसके बाद कम हो गए, नहीं। और गतियों के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, यानी इस वाले हाथ पहले आ जा रहे हैं, ये वाला हाथ बाद में आ रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। गतियों के बीच में तालमेल भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और ये हैबिचुअल होना चाहिए इसका। इस चीज़ को जब काम करते रहोगे तो वो चीज़ हैबिचुअल हो जाते हो। ठीक है, तो मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत को विस्तृत रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आइए इन तीनों को समझते हैं। पहला है ह्यूमन बॉडी, अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस और डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। तो पहले हम मोशन ऑफ इकोनॉमी के समझ लेते हैं, रिलेटेड टू द यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड यहाँ पे मोशन इकोनॉमी के सिद्धांत को बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। लगातार कार्य करने से थकान पैदा होती है और काम करने की क्षमता में भी कमी होती है। ठीक है, जो कि थकान का प्रमुख लक्षण है। तो कोई भी आदमी लगातार काम करेगा तो थकान तो होनी तय है। तो जो आपका वास्तविक कार्य होता है वो मांसपेशियों के खिंचाव और तनाव से होता है, जिनको जटिल एंट्री मस्तिष्क से डायरेक्शन प्राप्त होता है तथा शरीर की स्नायु व्यवस्था नर्वस सिस्टम द्वारा संचालन मिलता है। इस तरह मानवीय शरीर 2 प्रकार से कार्य में व्यस्त रहता है। कैसे व्यस्त रहता है आइए बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपके वास्तविक कार्य मांसपेशियों से होते हैं। ठीक है, जिनको हमारे मस्तिष्क से क्या होता है, डायरेक्शन मिलता है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है जहाँ पे हम सांस वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा क्या होता है, संचालन होता है। ज़्यादा तेज काम करने लगते हो तो सांस आपकी ज़्यादा तेज खींचने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो मानव शरीर है वो 2 प्रकार के कार्य में व्यस्त रहता है। शरीर की प्रमुख इंद्रियां जैसे दिल, फेफड़ा आदि लगातार कार्य करते हैं। इस प्रकार किए कार्य को आंतरिक कार्य कहते हैं, इंटरनल वर्क हो गया। मस्तिष्क द्वारा संचालित मांसपेशी द्वारा किए जाने वाला कार्य बाह्य कार्य कहलाता है, जिससे आप सभी क्या करते हो, किसी चीज़ को उठाते हो। किसी भी को कार्य करने में कुछ ऊर्जा व्यय होती है और आप सभी को निसंदेह रूप में प्रथम कार्य में ऊर्जा का व्यय द्वितीय कार्य की अपेक्षा में बहुत अधिक होता है। कहने का मतलब यह है कि जो पहला प्रयास होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद दूसरे प्रयास में एनर्जी लॉस हो चुकी होती है। ठीक है, मानव शरीर को यह ऊर्जा मंद एवं जटिल जीव रासायनिक बायोकेमिकल चेन्स द्वारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि आपके जो भी एनर्जी हैं, ठीक है, वो बायोकेमिकल चेन्स के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए मानव शरीर का प्रयोग करते समय कम होती हुई ऊर्जा बाह्य क्रिया में परिवर्तित हो जाती है और थकान का कारण बन जाती है। यानी जो आपका एनर्जी लॉस होता है वो आपके इंटरनल वर्क पर इफेक्ट डालता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है। यानी आपका जो इंटरनल वर्क है, इंटरनल थकान है,
वो आपके बाह्य थकान पर आ जाता है, जिससे आप काम करने का मन नहीं करता। अतः थकान में कमी लाने के लिए मोशन इकोनॉमी को निम्न सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं मोशन इकोनॉमी, ठीक है। इतनी देर जो पढ़ा हमने वो ब्यौरा था। अब जो बात मेन आ गई, ये आ गई कि हमको भैया अपने मोशन को किस तरीके से पैसे के अंदर कन्वर्ट करना है। उत्पादन कार्य में दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। कार्य को प्रारंभ करने एवं समाप्ति के समय दोनों हाथों की गतियां साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। विश्राम अवधि के अलावा दोनों हाथ कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। यानी जैसे कि कबड्डी वगैरह खेलते हैं या रनिंग वगैरह करते हैं, तो वो कहते हैं कि भैया लगातार रनिंग होना चाहिए, बल्कि धीरे चलो लेकिन चलते रहो, है ना। तो क्या होता है कि लगातार काम करने से क्या होता है कि आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस होती जाती है। काम करने का ढंग एवं मुद्दा स्वाभाविक होना चाहिए, हैबिचुअल होने चाहिए आप उस चीज़ के, और संवेग का उपयोग श्रमिक की सहायता के लिए होना चाहिए। यानी एक मोमेंटम में आपको काम करना जरूरी होता है। प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ को समझ लीजिए। तो सभी प्रयुक्त होने वाले औजार एवं उपकरण को, सामग्री को कार्यस्थल पर रखने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए, जिससे श्रमिक उन्हें स्वाभाविक ढंग से उठा सके। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहीं पे फेंका है, जिससे आपका आधा एनर्जी तो सामान को ढूंढने में चला जा रहा है। जैसे गैराज वगैरह में होता नहीं कि इस चीज़ को ढूंढेंगे तो वो चीज़ मिलेगा, उस चीज़ को ढूंढेंगे तो ये चीज़ मिलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यवस्थित ढंग में होना चाहिए। संपूर्ण उत्पादन सामग्री को कार्यस्थल के निकट से निकट पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो भी रॉ मटेरियल्स है, जहाँ पे मशीन काम कर रही, वहाँ वो नज़दीक में ही रखा होना चाहिए, ठीक है। कार्यस्थल की लेआउट ऐसी होनी चाहिए कि वर्कर को कम से कम क्षेत्र में कम से कम बार गतियाँ करनी पड़े। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका कोई टीन का डब्बा बन रहा हो, तो ऐसे हो कि राइट साइड में आपका डब्बा रखा और उसको आप बना करके लेफ्ट साइड में रख दो। यानी आपको कम से कम गतियाँ करनी पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको उस डब्बे को दूर से लाना पड़ रहा है फिर आपको रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा लेआउट बनाना चाहिए। कार्य करने का स्थान तथा वातावरण में किसी प्रकार का अनावश्यक शोर नहीं होना चाहिए। लाइट अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। श्रमिक के बैठने हेतु लाई जा रही कुर्सी की डिजाइन आरामदायक एवं सुविधाजनक होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो आईटी फील्ड में, तो आपको ऐसी कुर्सी दी जाएगी जो आप बैठ सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटेक्निक वाली जो चेयर होती है जिसमें एक जाली जाली सी रहती है, उसमें बैठेगा कोई 6 घंटा, तो फिर समझ लो आगे क्या होने वाला है ना। तो कार्यस्थल की रंगाई पुताई उचित ढंग से की जानी चाहिए, ताकि श्रमिकों को दृष्टि थकान कम से कम हो। जैसे हमारा रूम है जहाँ पे हम रहते हैं, तो हम डेली रूम को साफ़ करते हैं, हमारा हर एक चीज़ व्यवस्थित रहता है। तो उससे क्या होता है मेरे दोस्तों कि हमारा जो विजन है ना, वो थकान वाला नहीं होता। जैसे आप कॉलेज से आए तो अपने जूते के स्टैंड में अपने जूते को निकाला, फिर कपड़े को एक प्रॉपर जगह पे टांग दिया, तो आपका एक विजन होता है कि बस मुंह धुल के 10-5 मिनट रेस्ट करके पढ़ाई पे शुरू हो जाएंगे। सब कुछ फेंका हुआ है तो एक दिमाग अलग ही होता है, आप आ करके उसी में गिर पड़ते हो, है ना। और पढ़ाई का तो अलग ही कहानी हो जाता है। चलिए, अब डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट के लिए हमारा क्या क्या मोशन ऑफ इकोनॉमी प्रिंसिपल होता है उसको समझिए। श्रमिकों के हाथों के कार्यभार को न्यूनतम करने के लिए जिग्स तथा फिक्चर का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आपने जिग्स और फिक्चर को पता किया है, समझा है कि एक तो टूल्स को भी गाइड करता है और आपका टूल को होल्ड करता है, और एक टूल को ही गाइड करता है। अब डिफरेंस आप सभी को पता होगा कि जिग्स टूल्स को गाइड करता है और पकड़ता है, कि फिक्चर करता है, वो आप सभी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यथासंभव एक से अधिक कार्य करने वाले औजार का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे श्रम एवं समय की बचत होती है। यानी एक से अधिक कार्य करने वाले टूल्स का प्रयोग करिए। जैसे आपका टरेट लेथ होता है, ठीक है, कैपेस्टन लेथ होता है, टरेट लेथ जिसे कहते हैं, कैपेस्टन एंड टरेट लेथ, ठीक है। तो वो क्या करता है, मास प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। तो हमें ऐसा कार्य करने वाला टूल्स का प्रयोग करना है जो एक समय में कई सारे काम कर दे और लेबर की बचत हो जाए, समय की बचत हो जाए। रोक, अवरोध आदि से घूर्णनशील, नुकीले तथा तेज गति वाले भागों को ढक देना चाहिए। जैसे मान लो रास्ते में बहुत ज़्यादा नुकीला पदार्थ है, ठीक है, कोई घूमने वाला पदार्थ है जहाँ पे बैरियर वगैरह लगा है, तो ऐसा ना उसी में फंस फूस के गिर रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगला आता है लीवर एवं हैंड व्हील्स जैसे नियत स्थान पर स्थित होने चाहिए। श्रमिक बिना अधिक गति के उन्हें आसानी से चला सके। तो हैंड व्हील वगैरह, लीवर वगैरह जहाँ पे आपको स्विच वगैरह होने चाहिए, वो एक कांस्टेंट स्थान पे होना चाहिए जहाँ पे श्रमिक उसे ज़्यादा दूर ना जाए और अपना वो चालू कर दे, ठीक है। अब आता है हमारा थर्बलिंग्स, ठीक है। ये अकेले टॉपिक पूछ लिया जाता है थर्बलिंग्स, ठीक है। तो थर्बलिंग्स को पहले ठेठ भाषा में समझ लेते हैं,
ठीक है, कोई पूरा कार्य होता है, ठीक है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में अगर बांट दोगे, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं थर्बलिंक्स, ठीक है। यानी किसी चीज़ को पकड़ना, होल्ड करना, सेलेक्ट करना, तो ये सब चीज़ों को अलग अलग पार्ट में बांटने को हम कहते हैं थर्बलिंक्स। तो थर्बलिंक्स का आविष्कार किसने किया था भैया? जनक गिलब्रेथ ने किया था, ठीक है। इन्होंने फंडामेंटल हैंड मोशन को व्यक्त करने के लिए इन सब चीज़ों को बताया, ठीक है। माइक्रो मोशन स्टडी में रिकॉर्ड की गई फिल्म का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण करने के लिए पूरे वर्क साइकिल को इन्होंने छोटे छोटे भागों में बांट लिया। जैसा कि मैंने बताया कि पूरे वर्क को छोटे छोटे आप पार्ट में बांट लेते हो, ठीक है। तो इन छोटे छोटे भागों की सहायता से जो स्टडी है, माइक्रो मोशन स्टडी, कहाँ पे आपका समय ज़्यादा लग रहा है उस चीज़ को स्टडी कर पाना आसान हो जाता है। तो गिलब्रेथ के स्पेलिंग को उलट देने से बन जाता है थर्बलिंक्स, ठीक है। तो केवल अंतर मात्र इतना है कि अंतिम टी या एच को आपस में एक दूसरे के स्थान पे बदल दिया जाता है। तो ये तो एक अलग केस हो गया, ठीक है। तो गिलब्रेथ ने हैंड मोशन का अध्ययन करके 18 मूलभूत हस्त गतियों को परिभाषित किया, जिन्हें हम थर्बलिंग कहते हैं, ठीक है। और इनका नाम दिया, परिभाषा दिया, सिंबल दिया, और ये आपको याद करना पड़ेगा। आइए एक एक करके आपके सामने लिखा है, समझाते हैं। असेंबली करने का चिन्ह ये है, कोड ये है, रंग ये है वायलेट, ठीक है। दो या दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ना, इसका काम है असेंबली। डिसम्बल करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? कि जुड़े भागों को अलग करना। लाइट वायलेट होता है, डीए हम रखते हैं और इस तरीके का सिंबल है। डिले को अवॉइड करना, वह देरी जिसमें श्रमिक होने से रोक सकता है, ठीक है, वह देरी जिसे श्रमिक होने से रोक सकता है, यानी आप उस देरी को श्रमिक के ऊपर डिपेंड कर सकते हो। तो ये हमारा सिंबल हो गया। अनअवॉइडेबल डिले, वह देरी जिसे श्रमिक होने से नहीं रोक सकता, यानी मशीन को वो चीज़ रॉ मटेरियल उसमें डालना ही डालना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लोडेड, आप सिंबल को लिख के याद करना पड़ेगा। ग्रीन होता है इसका, ठीक है, टीएल इसका कोड है, एक वस्तु को दूसरे स्थान से एक स्थान तक ले जाना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एम्प्टी, ठीक है, यानी आप पूरा जो भी कंटेनर है उसको खाली कर देना। सर्च करना, ठीक है, ब्लैक, किसी वस्तु को खोजने का प्रयत्न करना, ये हमारा सिंबल है। प्लानिंग करने का होता है ब्राउन, आगे के कार्य के मन ही मन योजना बनाना। अगला है रेस्ट, ऑरेंज बनाना, शरीर एवं मानसिक थकान दूर करने का प्रयत्न करना। अगला है पोजीशन, किसी वस्तु को उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपयोग करने के लिए घुमाकर रखना। फाइंड करना, खोज के बाद किसी वस्तु को ध्यान से देखना। इंस्पेक्ट करने का मतलब किसी वस्तु की गुणवत्ता का निरीक्षण करना। प्रीपोजिशन, यानी पूर्व निर्धारित स्थिति में लाने के लिए वस्तु को उपयोग उसके स्थान से हटाना है, यानी पहले की स्थिति में लाने के लिए किसी उपयोग के लिए एक स्थान पर कोई वस्तु रखी है उसको हटाकर दूसरी वस्तु को वहाँ पे स्थिति पे कर देना, ठीक है, प्रीपोजिशन। ग्रैस्प, किसी वस्तु को पकड़ लेना, ठीक है। यूज, औजार और टूल्स का उपयोग। होल्ड करना, किसी वस्तु को हाथ में स्थिर रखना। सेलेक्ट करना, वस्तु में से किसी एक का चुनाव करना। रिलीज लोड, हाथ से वस्तु को छोड़ना। तो ये 18 गिलब्रेथ ने दिया, जिसको कहते हैं थर्बलिंक्स, ठीक है। अब आता है हमारा साइमो चार्ट। भैया साइमो चार्ट क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, सीधा 5 नंबर में पूछ लेता है साइमो चार्ट। तो साइमो चार्ट को पहले ठेठ भाषा में समझेंगे, फिर आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो साइमो, जिसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस चार्ट, क्या कहते हैं इसको? हम साइमल्टेनियस चार्ट भी कहते हैं, साइमल्टेनियस मोशन चार्ट। क्या? साइमल्टेनियस मोशन चार्ट, ठीक है। अब इसको हमको क्यों यूज किया जाता है? वो ऑब्वियस सी बात है, मोशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो मोशन के लिए यूज किया जाता है, यानी हमको समय बचाना है। लेकिन होता क्या है, कोई सा भी आप वर्क करते हो, ठीक है, तो आप 2 हाथों से करते हो, एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, ठीक है। तो अभी ऊपर हमने थर्बलिंग पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा? थर्बलिंग पढ़ा। एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होगा राइट हैंड, और हमने थर्बलिंग के 18 पढ़े सिंबल्स, ठीक है। तो साइमो चार्ट कोई सा भी काम अगर कर रहे हैं, दाएं हाथ और बाएं हाथ, उसकी जो भी गति होगी, दाएं हाथ की गति या बाएं हाथ की गति, ठीक है, उसको हम समय के साथ दिखाते हैं इस चार्ट के अंदर, और अनावश्यक गतियों को हटाते हैं। फिर से सुनिएगा, जो भी हमने थर्बलिंग्स पढ़ा, ठीक है, उसका उपयोग करते हुए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की जो भी गति है उसको इस चार्ट पर दर्शाएंगे, और जो भी अनावश्यक गति है उसको हटाएंगे।
इसके लिए हमारा यूज होता है साइमो चार्ट। ठीक है, आइए, तो साइमो अंग्रेजी शब्द साइमल्टेनियस का संक्षिप्त रूप है। इस सूक्ष्म गति अध्ययन का अंतर्गत लेफ्ट और राइट हैंड का समकालिक गतियों के लिए बनाया गया है। यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के जो भी गति हो रहे हैं, ठीक है, जो भी छोटे छोटे गति हो रहे हैं, समकालिक का मतलब छोटी छोटी गतियों के लिए बनाया गया है। यह चार्ट नाम एवं दक्षिण हस्त चार्ट इस बात में भिन्न होता है। इस चार्ट का नाम और जो दक्षिण हस्त चार्ट है वो इस बात से भिन्न होता है कि उसमें प्रत्येक क्रिया में लगा पैमाना के अनुसार ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर बनाया जाता है। यानी जो भी हमारा टाइम पैमाना होता है वो वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की ओर होता है या नीचे से ऊपर की ओर होता है। गतियों को विभिन्नता देने के लिए अलग अलग रंग इसमें दिए जाते हैं। इस चार्ट को सूक्ष्म गति अध्ययन के सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट में, ठीक है, उस गति को छोटे छोटे पार्ट में अध्ययन किया जाता है। इसके लिए कार्यस्थल के पास घड़ी रख करके हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि लेफ्ट और राइट हैंड की गतिविधियों को अलग अलग दिखाया जाएगा, उसके हिसाब से हम अनावश्यक गति को पकड़ लेंगे। समय को आप वहाँ पे माइक्रो सेकंड में एनालिसिस करते हो, ठीक है, और आप जो भी छोटी छोटी गतियाँ हैं उसको अध्ययन करके अनावश्यक गतियों को हटा देते हो। ठीक है, चलिए, माइक्रो मोशन स्टडी को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है, और अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने पूरे माइक्रो मोशन स्टडी को अभी डिटेल में यहाँ पे पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका स्टडी ऑफ एर्गोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये माइक्रो मोशन स्टडी है। चलो, एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, तो एर्गोनॉमिक्स आप सभी के कंफर्ट के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफर्ट, कंफर्ट के लिए होता है एर्गोनॉमिक्स। अर्थात मनुष्य और मशीन के बीच में एक ऐसा तालमेल इकट्ठ बैठाएं जिससे मशीन पर काम करने के लिए मनुष्य को एक अच्छा तालमेल मिले, यानी उसको आराम मिले, यानी उसके लिए आरामदायक चेयर बनाया जाए, उसके हाथों को इस तरीके से सेट किया जाए कि उसको और हाथों को दर्द ना हो, कुछ चीज़ पकड़ के रखे ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है एर्गोनॉमिक्स। तो साइंटिफिक स्टडी जिसकी सहायता से मानव तथा कार्यकारी वातावरण, वर्किंग इन्वायरमेंट या मशीन के मध्य समन्वय स्थापित किया जा सके और उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग द्वारा श्रमिकों की कार्य दक्षता में वृद्धि किया जा सके, उसे हम कहते हैं श्रम दक्षता शास्त्र, जिसे हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बात समझ चुके हैं कि मनुष्य और वातावरण के बीच में और या मनुष्य या मशीन के बीच में एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे मनुष्य को कम काम करना पड़े और उसको आराम रहे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग आपके इन्वायरमेंट्स। ठीक है, तो कार्यस्थल पर श्रमिकों की दक्षता को प्रभावित करने वाले निम्न कारक जैसे प्रकाश, हवा, वेंटिलेशन, ह्यूमिडिटी, ताप, शोर, धूल आदि के पूर्ण पर नियंत्रण होना चाहिए। श्रमिकों को हित में ध्यान रखते हुए उचित प्रबंध किए जाने चाहिए। जैसे आपको सेफ्टी पर ध्यान देना है। सेफ्टी में आप सभी को जान ही रहे हो कि आपको सेफ्टी का किट हमेशा आप सभी को मिले, सेफ्टी वाला चश्मा मिले। ठीक है, और इस तरीके से हो कि वहाँ का लेआउट अच्छा हो, आपको निकलने का स्थान ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये सब सेफ्टी की बात हो गई। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है, प्लानिंग वगैरह। ठीक है, कार्य संतुष्टि। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। एर्गोनॉमिक को समझ गए, मैन और मशीन के बीच कॉम्बिनेशन को बैठाया जाता है। ठीक है, और हम आपके मशीन और मैन के बीच में ऐसा करें कि मैन को आराम रहे। ठीक है, डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। ठीक है, तो कार्यस्थल की डिजाइन एवं व्यवस्था का श्रमिक की उत्पादकता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अपने वर्क प्लेस का अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर पाएंगे। कार्य स्तर पर उपलब्ध कुछ कार्य स्थितियाँ जैसे सेवा शर्त उत्पादन वृद्धि में सहायक होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्थितियाँ जो आपके कार्य वृद्धि में सहायक होंगी। कुछ स्थितियाँ क्या होती हैं, विघ्नकारी होती हैं, जिसलिए कार्यस्थल की डिजाइन, सेवा शर्तें, वातावरण आदि कार्य स्थितियों को विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रभाव को समझना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स यानी घटक निम्नवत हैं। टर्म ऑफ टेनर। ठीक है, कार्यकाल की अवधि। ठीक है, तो दैनिक कार्य घंटे, साप्ताहिक दिवसों की अवधि श्रमिक की कार्य क्षमता, दक्षता एवं कार्यशीलता पर बहुत प्रभाव डालती है। 8 घंटे का दैनिक कार्यकाल होना चाहिए। 5.5 दिन का प्रति सप्ताह साधारणतया उपयुक्त पाए गए हैं। ठीक है,
तो यानी 8 घंटे डेली आप काम करो और सप्ताह में 5.5 दिन। ठीक है, क्लियर बात है। चलिए उसके बाद स्वच्छता। तो स्वच्छता कर्मचारियों न श्रमिकों की कार्यक्षमता पर अनुकूल प्रभाव डालती है, इसलिए कार्य करने की जगह साफ सुथरा होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है कि वातावरण सही रहेगा तो काम करने में मन भी लगेगा और उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। इफेक्ट ऑफ वेंटिलेशन, इसका मतलब यह है कि वहाँ पे आपका वेंटिलेशन के लिए ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी होना चाहिए, हो सके तो एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था आप वहाँ पर कराइए और आप फैन वगैरह की व्यवस्था कराइए, जिससे शारीरिक ऊष्मा जो है वो कंट्रोल रहे और आपका श्रमिक क्या हो, परेशान और बेचैन ना हो। इफेक्ट ऑफ नॉइज़, बहुत ज़्यादा शोरगुल नहीं होना चाहिए, इससे चिड़चिड़ापन होता है और उससे दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, तो और काम करने में भी थोड़ा सा तकलीफ होता है। डिजाइन ऑफ मशीन्स, ठीक है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मशीन की डिजाइन इस प्रकार होनी चाहिए कि जो भी वर्कर है अपने दोनों हाथों का सर्वाधिक उपयोग कर सके। मशीन के सभी लीवर, पैडल, हस्तपहिया, नॉब, बटन श्रमिक की पहुंच में होने चाहिए, जिससे क्या हो कि आप बहुत आसानी से काम को कर सके। डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, तो टूल्स का डिजाइन कैसा होना चाहिए उसको समझो। तो अगर आपका बहुत ओल्ड टूल होगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, यानी आपके औजार उपकरण समय व्यतीत होने पर क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। या उससे अधिक सुधरे हुए और टूल्स उपकरण बाजार में आते रहते हैं। वर्तमान युग में वैज्ञानिक प्रगति एवं रिसर्च के फलस्वरूप अच्छे एवं दक्ष उपकरण नियत प्रति बने रहे, यानी आपको नए उपकरण को लाना पड़ेगा। नए उपकरण से प्रायः कार्य करने में अधिक सुविधा होती है। इनकी डिजाइन आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों के हित में होती है और कार्य भी सरल हो जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त डिजाइन से उत्पादन में लाभ और वृद्धि दोनों होती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 यही था, कुछ नहीं था, 3-4 टॉपिक थे, एर्गोनॉमिक्स, थर्बलिंग्स, मोशन इकोनॉमी, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको ज़रूर रीड कर लीजिएगा और आपको इस चैप्टर से आराम से अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 5 को इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और यूनिट नंबर 4 की आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करिए।